नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज वंदे राष्ट्र में हम जिस खबर की बात करेंगे वो हमारे एक विश्वस्त पड़ोसी और एक ऐसे पड़ोसी के साथ में हमारे रिश्तों की एक ऐसी गर्माहट की नई कहानी से शुरू हो रही है जिसने केवल भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ भारत के लोगों को भी अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता में शामिल किया है और भारत ने भी उस देश को अपने साथ आत्मसात किया है। यह बात सही है कि कई बार जब इस तरीके की दांत काटी दोस्ती होती है तो उसमें दुनिया की निगाहें बहुत कुछ लगी भी होती हैं और उसका अपनी तरह से नुकसान भी कई बार देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी चीज यह है कि समय रहते उस नुकसान की भरपाई और फिर एक नई कर्मठ के साथ रिश्तों का नवीनीकरण जब यह होता है तो फिर इस देश की और उस देश की दोनों की जो परंपरागत साझेदारियां हैं वो आगे बढ़ती हैं। हम बात नेपाल की कर रहे हैं। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद भारत और नेपाल के रिश्ते नई करवट ले रहे हैं। जिस तरीके से नेपाल में बालन शाह की सरकार बनी उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल अब भारत के दौरे पर हैं और भारत के साथ विकास केंद्रित साझेदारी की बात कह रहे हैं। काठमांडू एक उभरते हुए भारत के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है, जिसने खुद को एक बड़ी आर्थिक और तकनीकी ताकत के रूप में स्थापित किया है। यह बात नेपाल की तरफ से। आज हम भारत और नेपाल के बीच रिश्तों के इसी नए अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत नेपाल का संबंध भौगोलिक सीमाओं से आगे सभ्यताओं का भी है और सांस्कृतिक भी है। सबसे पहले जिस बात को हमें समझना है वो ये कि भारत और नेपाल के रिश्तों का ये नया अध्याय है क्या। इस नए अध्याय को अगर आप समझना चाहते हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर किस तरह से भारत और नेपाल के बीच इस दौर में, जब शिशिर खनाल भारत में हैं, तो इस दौर में सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। नई नेपाली सरकार के किसी मंत्री का ये पहला भारत दौरा है। बालन शाह प्रधानमंत्री बने उसके बाद यह पहला दौरा है जब विदेश मंत्री उनके आए हैं। रिश्तों को रीसेट करने की कोशिश हो रही है। अतीत में जो भी विवाद भारत के साथ नेपाल का रहा है उससे आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। फोकस अब पूरी तरीके से विकास और आर्थिक सहयोग पर है। नई दिल्ली और काठमांडू दोनों सकारात्मक हैं। काठमांडू नेपाल की राजधानी और नई दिल्ली भारत की राजधानी। दोनों जगह पर ये बातें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। दोनों नेताओं के बीच में भी हमें ये बातें दिखाई दे रही हैं। अब सवाल यह है कि ये दौरा इतना अहम क्यों है। तनाव से सहयोग की ओर किस तरीके से ये रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को हमें गहराई से समझना होगा। जिस तरीके से 2015 में एक संविधान विवाद हुआ, उसके बाद अब लगातार इन रिश्तों को नए सिरे से आगे बढ़ाने की कोशिश है। नाकाबंदी का भी एक विवाद हुआ, काला पानी, लिपुलेख, तनाव, यह भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा भारत विरोधी राजनीति जिस तरीके से बीते समय में नेपाल में होती रही, इन सारे बातों का ख्याल करते हुए अविश्वास का जो माहौल नेपाल में भारत के लिए बना, उन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए अब 2026 में रिश्तों को सुधारने की कोशिश हो रही है और यह कोशिश धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि नेपाल की राजनीति में दुनिया ने पिछले साल 2025 में एक बड़ा बदलाव देखा है, जब वहां पर परंपरागत रूप से जो नेता रहे वो चले गए और वहां की नई पीढ़ी ने देश को एक तरीके से ओवरटेक किया। अब
2025 के जेन जी आंदोलन के बाद जो सत्ता वहां पर बनी, जिसने सत्ता उठाई, उसने पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि वो तख्ता पलट करने में भी कामयाब रही। जो सरकार अब बालेन शाह के नेतृत्व में चल रही है वो सुशासन और जवाबदेही पर अपना पूरा जोर रखे हैं। योग्यता आधारित प्रशासन चलाने का यह नई सरकार दावा करती है। संस्थागत सुधार हो, इस बात को लेकर के भी नेपाल की नई सरकार पूरी तरह से कवायद में जुटी हुई है। विदेश नीति के बारे में भी एक नई सोच इस नई सरकार में हमें देखने को मिल रही है। ये कुछ बातें हैं जो नेपाल को पुराने नेपाल से अलग करती हैं और ये बताती हैं कि नए रिश्तों में, अगर रिश्तों में नई गर्माहट आप महसूस करना चाहते हैं तो कैसे वो दिखेगी। अब ये रिश्तों की जो नई परिभाषा बनती दिख रही है, इसको भी हमें समझना होगा। शिशिर खनाल जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं, वो आए, उन्होंने जो संदेश दिया है वो बहुत स्पष्ट है। उनका कहना है कि पुरानी शिकायतों का बोझ उठाना यह सरकार नहीं चाहती। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में भी बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार पड़ना नहीं चाहती। वो कह रहे हैं कि नो ओल्ड बैगेज, हमें पुराने से मतलब नहीं है, हम नई चीज चाहते हैं और परिणाम परक रणनीति अपनाना चाहते हैं। आर्थिक परिवर्तन नेपाल की नई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस लिहाज से यह देखना बहुत दिलचस्प है कि नेपाल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस दौरे में जो संदेश देने की कोशिश कर रहा है, उस पर भारत का क्या रिएक्शन है। पहले हमारे मसले क्या होते थे? हमारे मसले होते थे सीमा विवाद के, पुरानी सरकारों के दौर में। राष्ट्रवाद का भी एक मुद्दा होता था। नेपाल दुनिया का इकलौता ऐसा देश था जो हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में वहां पर वो चीज जाती रही। आरोप प्रत्यारोप के दौर चले और उसका राजनीतिक लाभ भी उठाया गया, राजनीतिक बयानबाजियां हुई, जिसकी वजह से संबंधों में और तलखी आई। लेकिन अब भारत कह रहा है कि विकास का एजेंडा है हमारा, यह पुरानी बातों को छोड़ना है, निवेश का एजेंडा है। नेपाल के साथ रिश्तों में विकास है, निवेश है, कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत रिश्तों की नई परिभाषा को गढ़ रहा है। डिजिटल सहयोग भी भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख मुद्दा है। इस दौरे में जब शिशिर खनाल विदेश मंत्री नेपाल के भारत आए हैं और वो एस जयशंकर प्रसाद के साथ, जो हमारे एस जयशंकर के साथ में बैठते हैं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, तो ये सारी चीजें, ये नए संदेश निकल करके सामने आते हैं। रिश्तों का नया एजेंडा है। भारत नेपाल वार्ता के 6 बड़े जो विषय रहे हैं उसको भी हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये विषय अब भारत और नेपाल के रिश्तों की कहानी को कहेंगे। व्यापार, हमारे और नेपाल के साथ व्यापार का एक बहुत बड़ा दौर बहुत लंबे समय तक चला है। निवेश, जिस तरीके से भरत शाह एक उद्योगपति हुआ करते थे, उन्होंने काठमांडू में हीरों की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई थी और उसको नेपाल की सरकार को देकर के चले आए थे। ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो भी नेपाल के साथ में हमारे लिए बहुत लाभदायक है और नेपाल के लिए भी है। कनेक्टिविटी, हमारे यहां रेल का साधन हो, हवाई जहाज का साधन हो, बस का साधन हो, ये सब चीजें, बस और हवाई जहाज तो हम देखते हैं, रेल का भी साधन हो, लोगों के बीच में संपर्क बढ़े और लोगों के बीच की जो समरसता है, जो सामंजस्य है, वो पहले से ज्यादा बेहतर हो। यही इस दौरे के 6 बड़े फोकस पॉइंट हैं। इसके साथ साथ एनपीसीआई ने नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड के साथ मिलकर भारत और नेपाल के बीच एक रियल टाइम सीमा पार डिजिटल भुगतान और रेमिटेंस सेवा शुरू की है। इस सेवा के भी अपने फायदे हैं। अब आप जैसे यूपीआई का इस्तेमाल यहां पर करते थे, उस तरीके की चीजें आप नेपाल में भी देख पाएंगे। इससे आसान होगा भुगतान करना आसान हो जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जिस तरीके से ट्रांजैक्शन दोनों देशों के बीच में होता है, दोनों देशों के बीच में बिजनेस होता है, वो भी आसान हो जाएगा। करेंसी हमारी लंबे समय से फिक्स है, जो एक्सचेंज रेट है, सीमा के पार लेन देन में भी सुविधा हो जाएगी। आज आर्थिक एकीकरण को मजबूती देने की जरूरत है, जो इस पूरे प्रक्रिया से आगे बढ़ती हुई
दिखाई दे रही है। आज की तारीख में अगर आप कैश लेकर के जाते हैं और अगर नेपाल के किसी बैंक में जा रहे हैं तो नेपाल का बैंक आमतौर पर 100 रुपए के अलावा आपसे कोई दूसरा नोट लेगा नहीं। पब्लिक डीलिंग में आप जा करके अपना 500 रुपए का नोट या 200 रुपए का नोट वो भंजा सकते हैं, लेकिन जो बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है नेपाल के, वो आपको 100 रुपए का जो नोट है उसी से आपके काम को आगे बढ़ाएंगे, एक्सचेंज उसी से करेंगे, या कोई चीज आपको बैंक के जरिए ट्रांजैक्ट करनी है तो 100 रुपए की मुद्रा को अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब यह है कि हमारे देश में यूपीआई जिस तरीके से लागू हुआ है वो सिस्टम वहां पर भी क्या लागू हो सकता है, वो एक्सचेंज मनी इस तरीके की हो सकती है। अब भारत अपने डिजिटल मनी को, डिजिटल करेंसी को, डिजिटल पेमेंट्स को नेपाल के साथ में आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी कर रहा है। इसी तरीके से जो ऊर्जा की बात है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। हाइड्रो पावर नेपाल की एक बहुत बड़ी ताकत है। वहां से नदियां निकलती हैं, हिमालयी क्षेत्र जो है वहां से जो नदियां निकलती हैं, नदी एक ही नदियों की हम दोनों संतानें हैं। ये बात भी शिशिर खनाल ने कही है, भारत में आकर के कही है। जैसे जो हिमालय से नदियां निकल रही हैं वो अपना रास्ता जब बंगाल की खाड़ी तक तय करती हैं तो उसमें नदियों के नाम जरूर बदल जाते हैं कि वहां पर उस नदी का कुछ नाम है, लेकिन उसका पानी जब भारत आता है उसका नाम बदल जाता है उस नदी का, लेकिन पानी वही रहता है। तो ये अपने आप में एक ही नदियों की दो संतानें, नेपाल और भारत, ये रिश्तों की नई गर्माहट है। जो हाइड्रो पावर वहां पर सिस्टम लग सकते हैं, जो वहां पर बांध बन सकते हैं, उसको भी भारत बनाना चाहता है, मदद करना चाहता है नेपाल की, और उसका लाभ दोनों देश लें, इस तरीके की भी एक योजना यहां पर दिखाई देती है। नेपाल की नई सोच है कि भारत से आखिर वो क्या चाहता है, ये तो हम चाहते हैं, लेकिन भारत से नेपाल क्या चाहता है। भारतीय कंपनियों की बड़ी भागीदारी चाहता है नेपाल। नेपाल चाहता है कि उसके यहां पे फैक्ट्रीज लगे, मैन्युफैक्चरिंग हो और रोजगार बढ़े, टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर नेपाल चाहता है। यह नेपाल की सरकार की, नई सरकार की इच्छा शक्ति है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वो सहयोग चाहते हैं। आईआईटी, एम्स जैसी संस्थाओं की नेपाल में संभावित मौजूदगी हो, इस बात की भी चर्चा हो रही है। डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हो, इस बात की भी चर्चा हो रही है नेपाल के भीतर। ये नई सरकार, बालन शाह की सरकार, नए रिश्तों को किस तरीके से आयाम देना चाह रही है, भारत के साथ में वो किस तरीके से अपनी डील करना चाहते हैं, आज वंदे राष्ट्र में हम इन्हीं चीजों पर बात कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारा पड़ोसी नेपाल एक ऐसा पड़ोसी है हमारा जिससे सदियों से हमारा रिश्ता रहा है। पीढ़ियां निकल जाती हैं, पीढ़ियां निकल गई हैं, लेकिन यह रिश्ता हमारा बरकरार है। सदियां, युग बीत गए हैं और यह रिश्ता बरकरार है। नेपाल की यह नई सोच भारत और नेपाल दोनों देशों को एक नया रास्ता दे रही है। ऊर्जा हमारे दोनों देशों के बीच में एक नए इंजन के रूप में अब आकार ले रही है। भारत के पास विशाल बाजार है। दोनों देशों का लक्ष्य है कि पानी से जो शक्ति पैदा होगी, बिजली पैदा होगी, उसका दोनों देश लाभ उठाएं। बिजली का व्यापार दोनों देशों के बीच में बढ़े। हाइड्रो पावर का नेपाल हब है। नई परियोजनाएं इसके अंतर्गत विकसित की जा सकें, इस बात की नेपाल की तरफ से भी कोशिश हो रही है। ऊर्जा सेक्टर में भारत नेपाल में निवेश करे, इस बात की भी कवायद हो रही है। जिस तरीके से दीर्घकालिक सहयोग, यानी लंबे समय तक हमारे ये सहयोगात्मक दोनों पक्षों की तरफ से चलते रहे, सहयोग चलते रहे, उसकी भी बात हो रही है। और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा की भी बात हो रही है कि हम दोनों किस तरीके से अपनी ऊर्जा जो हम बना रहे हैं उसकी सुरक्षा भी कर सकें, उसको कहीं से भी लीकेज ना हो। क्योंकि जब बांध बनाते हैं आप तो पानी छोड़ते हैं, पानी छोड़ते समय नेपाल से अगर बांधों से पानी छोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में बड़ी तबाही भी देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीजों का भी एक आकलन साथ साथ चलता रहे, ये भी भारत और नेपाल दोनों सरकारें आपस में बातचीत कर रही हैं। इसके आगे अपार संभावनाओं वाले सेक्टर कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। क्या पता आप ही उन संभावनाओं को आयाम देने वाले एक व्यक्ति हो। जैसे जल संसाधन, जल विद्युत, इसके अलावा सड़क संपर्क, रेल संपर्क और
हवाई संपर्क अभी भी हमारा बना ही हुआ है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल नेटवर्क, ये सारी नई संभावनाएं हैं जिसको भारत और नेपाल दोनों टटोल रहे हैं। सीमा पार व्यापार, अभी सीमा पर बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं हाल फिलहाल में जिसको हमने देखा है कि आप इधर से माल नहीं ले जा सकते हैं या सीमा पर रोक लगा दी गई है, बहुत सारा व्यापार बंद हो गया है, दुकानदार जो हैं वहां पर परेशान हैं। ये वहां की सरकार, नेपाल की बालेन शाह की सरकार ने अपनी तरह से एक फैसला लिया है। किसी जगह से आपको सारी चीजें रीसेट करनी पड़ती हैं। अब भारत के लिए भी ये बड़ी समस्या है क्योंकि भारत में जिस तरीके से जाली करेंसी की बात हो, आतंकवादियों के निकलने की बात हो, और छोड़िए आप पश्चिम बंगाल का जो जहांगीर खान है वो भी नेपाल बॉर्डर पर ही पकड़ा गया। तो इस तरीके से नेपाल का जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है वो भारत के लिए भी चिंता है। तो इन चीजों को भारत अपनी तरह से रोकना भी चाहता है। इसके अलावा जो बात अब विवाद के रूप में नेपाल और भारत के बीच रही है उस पर भी द्विपक्षीय बातचीत हो। खासतौर से वो मसले कौन से हैं? वो हैं कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा सीमा विवाद, जिस पर नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच नया रुख पूरी तरह से द्विपक्षीय बातचीत और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को खारिज करने पर आधारित है। ये एक बड़ी चीज है। नेपाल का संदेश है कि विवाद रहेगा लेकिन हम विकास भी करते रहेंगे, हमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। द्विपक्षीय बातचीत से, यानी भारत और नेपाल इस समस्या को हल करने के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं और कूटनीतिक तंत्र सक्रिय हो जिससे विवाद रिश्तों पर हावी ना हो और समय रहते सारी चीजों का हल निकलता रहे। इसके साथ साथ सुरक्षा सहयोग का एजेंडा भी इस समय नेपाल के इस दौरे में शामिल है। शिशिर खनाल और अजित डोभाल की भी मुलाकात, बातचीत से जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में इस मसले पर भी हमें कुछ नए समीकरण देखने को मिलेंगे। सुरक्षा सहयोग जिसकी बात अभी मैं कर रहा था, सुरक्षा संवाद जरूरी है, यानी कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। सीमा प्रबंधन, सीमा पर किस तरीके की स्थितियां हो, खुली सीमा है भारत और नेपाल की, उसमें किस तरीके का प्रबंधन हो। रणनीतिक सहयोग दोनों देश किस तरीके से रख सकते हैं, करना चाहिए, उस पर भी चर्चा हो रही है। क्षेत्रीय स्थिरता पर भी फोकस किया जा रहा है कि हमारी जो स्थितियां हैं वो सामान्य बनी रहें। इस चीज को लेकर के भी भारत और नेपाल सजग हैं। हाल में हुई हाई लेवल संपर्क, भारत और नेपाल के बीच के हालिया दिनों में राजनीतिक संवाद की जोरदार वापसी हुई है। अभी भी जिस तरीके की चुनौतियां सामने से दिख रही हैं उनको भी हमें समझना होगा। आरएसपी नेतृत्व की भारत यात्रा, हाई लेवल, हाल के हाई लेवल संपर्क जिस तरीके से हुए, प्रधानमंत्री मोदी से भी ये मुलाकात हुई है, राजनीतिक संवाद की वापसी हो रही है यहां पर लंबे समय के बाद। एस जयशंकर से बातचीत हुई है, ये अपने आप में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अजित डोभाल से चर्चा हो रही है। भारत में आने के बाद नेपाल के जो प्रतिनिधिमंडल है वो किस किस तरीके से किससे बात कर रहा है और किस तरीके की राजनीतिक और रणनीतिक समझबूझ बनाने की कोशिश हो रही है, वो इन सारी चीजों से हमें समझ में आता है। जो चुनौतियां अभी भी भारत और नेपाल के बीच में बची हुई हैं उनको भी हमें समझना होगा कि आखिर वो कौन से मसले हैं, वो कौन से स्ट्रगल हैं जहां भारत और नेपाल दोनों सरकारें लगातार जूझ रही हैं। सीमा का मुद्दा, ये एक अभी भी चुनौती बड़ी है। घरेलू राजनीति जिस तरीके से करवट लेती है, दोनों देशों के लिए अपनी अपनी जगह पर चिंता है। चीन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दोनों देशों के बीच तल्खी पैदा करता है। राष्ट्रवादी दबाव भी दोनों देशों पर है। अपनी तरह से क्षेत्रीय भू राजनीति को लेकर के भी, जैसे अभी हाल में बालन शाह ने बयान दिया था, काला पानी विवाद, ये सारी चीजें अभी भी चुनौती के रूप में है। बालन शाह ने कहा था कि केवल नेपाल की जमीन भारत ने दबाई है, ऐसा नहीं है, भारत की जमीन भी नेपाल ने दबाई है और इसको लेकर के बालन शाह का बड़ा विरोध हुआ। तो ये जो दौरा चल रहा है उससे पहले जो बयान आ रहे थे उसके मतलब अब समझ में आ रहे हैं कि आखिर नई सरकार नेपाल में क्या चाहती है और भारत से उसे किस तरीके की उम्मीद है। भारत और नेपाल के हित क्यों मिलते हैं, नेपाल क्यों इस तरीके की स्थितियां चाहता है
यह भी समझिए, निवेश अगर नेपाल में होता है तो नेपाल की अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, वहां पर विकास आगे होगा, वहां पर भी विकास की बयार बहेगी। बाजार अपनी तरह से नेपाल के पास मौजूद है, दुनिया के लोग नेपाल जाते हैं। कनेक्टिविटी अगर भारत और नेपाल के बीच में बेहतर होती है तो ये और ज्यादा एक सिमेट्री लाइन बनेगी, जिससे आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। भारत नेपाल रिश्तों का अब नया फॉर्मूला क्या होगा, यह भी हमें समझना होगा। रिश्ते ऐसे ही नहीं बन जाते, उसके लिए कुछ तैयारियां की जाती हैं। उस फॉर्मूले पर जब हम जाएंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि आखिर किस तरीके से भारत और नेपाल अपनी चीजों को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भारत नेपाल की जो शिकायत नहीं होगी, इसमें रिश्तों का जो नया फॉर्मूला है, साझेदारी होगी, राजनीति नहीं होगी, विकास की बात होगी। इसके साथ साथ विवाद नहीं होगा, निवेश की बात होगी और अविश्वास नहीं, आर्थिक एकीकरण की बात होगी। नेपाल के साथ में ये जो रिश्तों की नई डोर है, उसके पहलू हैं। ये भारत और नेपाल के बीच करीब 1850 किलोमीटर की खुली सीमा है। ये दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सीमा विवाद को, इस सीमा को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, ये दोनों देशों के लिए एक अहम मसला है। इसलिए रणनीतिक प्लान बनाने की जरूरत है, जिसमें सीमा सुरक्षा अहम होगा। इस सीमा सुरक्षा के जरिए अवैध तस्करी को रोकना भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा। मानव तस्करी भी होती है नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत से, इस चीज को भी रोकना होगा। आतंक और संगठित अपराध पर भी निगरानी रखने के लिए दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही है। इंटेलिजेंस, खुफिया सहयोग भी भारत और नेपाल के बीच में बढ़ेगा, क्योंकि आईएसआई के कई ठिकाने हैं जो नेपाल में हैं। यह सहयोग भारत की उत्तर सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण पैमाना होगा, क्योंकि उत्तर भारत, ये जो उत्तर भारत है, ज्यादातर हिस्सा ऐसा है, ये पूरा नेपाल का हिस्सा है। और ये उत्तर भारत इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीधा सीधा उत्तर भारत का केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उधर बिहार, ऐसे लगातार राज्य हैं जो नेपाल से टच करते हैं। और इन सीमाओं पर जिस तरीके की स्थितियां बनती हैं, वो दोनों देशों के लिए कई बार चिंताजनक होती हैं। इस दौरे से जो 5 बड़े संदेश निकले हैं, उसे भी हमें समझना होगा। पहला संदेश कि एक तो रिश्तों को रीसेट किया गया है, आर्थिक सहयोग सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी गई है, सीमा विवाद पर नरम कूटनीति रखी जाएगी, झगड़ा झंटा नहीं होगा, चीन फैक्टर के बीच भरोसा निर्माण किया जाएगा, उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क बढ़ने के संकेत हैं। तो ये इस दौरे से जो नई चीजें निकली हैं, जो नई बातें तय हुई हैं, वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा बालन शाह ने यह भी कहा है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि हम इक्विवेलेंट चाहते हैं कि अगर वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी मुलाकात भी भारत के प्रधानमंत्री से हो। ऐसा नहीं है कि जो डायलॉग्स हों वो उधर प्रधानमंत्री हो और इधर कोई और हो, ऐसे डायलॉग नहीं चलेगा। आप बराबर में आए। जो बात किसी समय नरेंद्र मोदी भारत में कहते हैं, मैं आंख में आंख मिलाकर के बात करता हूं, वही बालन शाह भी कह रहे हैं। इंडो नेपाल सांस्कृतिक विरासत रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। इस बात को हमने अपनी शुरू की बात में कहा, रोटी बेटी का संबंध है। वहां से लोग यहां कमाने आते हैं, वहां की बेटियां यहां ब्याही जाती हैं, यहां की बेटियां वहां ब्याही जाती हैं। धार्मिक विरासत भी हमारी साझा है। हम पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाते हैं। जनकपुर अयोध्या का जो कनेक्शन है वो किसी से छिपा नहीं है, सीता मैया का मायका है वो। और वहां से रामलला के लिए जिस तरीके की जब रामलला का मंदिर बना और जिस तरीके से सीता मैया के मायके से उनके घर बनने की खुशी में जो गिफ्ट्स आए हैं, वो भी अयोध्या के उस राम मंदिर में रखे हैं। लाखों नेपाली नागरिक हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। गोरखा रेजिमेंट है भारत के पास, भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट है, और ये गोरखा अपनी तरह से भारत की
सीमाओं की न सिर्फ सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, बल्कि भारत को उस कदर चाहते हैं जिससे ये गोरखा संबंध ही अपने आप में एक डिप्लोमेसी का नया पैमाना बन गया है। नेपाल के नए नेतृत्व ने भारत को साफ संदेश दिया है, नो ओल्ड बैगेज, पुराना कुछ नहीं चाहिए। नो पॉलिटिकल हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन नहीं है इस जेन जी की सरकार को। सीमा विवाद अपनी जगह पर है, लेकिन अब फोकस ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और साझा समृद्धि पर है। यही इस दौरे का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। यानी भारत और नेपाल जिस तरीके से एक नई करवट ले रहे हैं, रिश्तों में एक नई गर्मजोशी पैदा हो रही है, वो हमारे और नेपाल दोनों देशों के लिए और शायद इस नेबरहुड कंट्रीज के पूरे सिनेरियो में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, ऊपर चाइना हो, भूटान हो, एक नई मिसाल और नया द्वार खोलने का नया आगाज देखा जा रहा है, नया आगाज हमें देखने को मिल रहा है। यह है भारत और नेपाल के रिश्तों में नई गर्माहट की कहानी। अभी हमने आपको अपने उस पड़ोसी देश का हाल बताया जहां सत्ता बदली, सरकार बदलने के बाद भारत के साथ रिश्तों में एक नई गर्माहट की कोशिश की जा रही है। नेपाल के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर और उनके साथ में नए नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत का एक और पड़ोसी है जो कभी भारत का ही हिस्सा था, धर्म के आधार पर उसने अपना देश पाकिस्तान बनाया, और सिर्फ बनाया पाकिस्तान ही नहीं, भारत में जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा भी अवैध तरीके से उसने कब्जा करके रखा है। अब यह हमारे देश के भी राजनेताओं की कुछ अपनी कहानी है, जिसकी वजह से मौका पाने के बावजूद हम अपने हिस्से को वापस नहीं ले पाए। तो जो हिस्सा हमारे पास नहीं लौट के आ पाया, उसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा करके रखा हुआ है, और पाकिस्तान अपनी तरह से वहां पर, जो पाकिस्तान की सरकार है वो अपनी तरह से वहां पर हुकूमत करती, हुकूमत जुल्म और ज्यादती के साथ करती। अब एक बार फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गुस्सा सड़कों पर फूटा हुआ दिखाई दे रहा है, फूट पड़ा है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये पीओके के ही हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई, 11 लोग मर गए, 70 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन विवाद सिर्फ इन झड़पों तक सीमित नहीं रहा है। आंदोलन चला रहे संगठन जेएएसी का आरोप है कि बंद के दौरान सुरक्षा बलों ने शोक सभा में शामिल लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की जान गई। दूसरी तरफ प्रशासन ने संगठन को प्रतिबंधित घोषित करके नेताओं को हिरासत में लिया है। इंटरनेट सेवाओं पर भी असर पड़ा है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सवाल यह है कि आखिर बार बार पीओके में ऐसा विस्फोटक माहौल क्यों बनता है? क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन है या फिर बरसों से सुलग रही राजनीतिक असंतोष अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस पूरे विवाद की जड़ में जाना होगा, और जड़ में हम चलेंगे। मौजूदा संघर्ष की सबसे बड़ी वजह विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें हैं। ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इन सीटों के जरिए किस तरीके से ये आंदोलन पनप गया। विधानसभा में जो 12 सीटें आरक्षित हैं, असल विवाद वहीं से शुरू होता है। सीटें विस्थापित शरणार्थियों के लिए थी। अब 1947, 65 और 71 से यह प्रावधान जुड़ा हुआ है। मतदान के अधिकार को लेकर बहस भी चल रही है, साथ साथ सीटों के पुनर्गठन की भी मांग हो रही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर,
रावलकोट हिंसा का नया केंद्र बना है। 11 मौतें हुई हैं, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जिस तरीके के संघर्ष की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले आपने देखी हैं, और जो असली मसला है वो यही सीटें, जिसका हक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों को मिल जाना चाहिए था, जब नहीं मिला तो आंदोलन का ही रास्ता है। आज जिस जैक का नाम पूरे पीओके में गूंज रहा है, उसकी शुरुआत महंगाई और रोजमर्रा की समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन के रूप में हुई थी। आपको यह जानना जरूरी है कि यह जैक क्या है। सितंबर 2023 में इस संगठन का गठन होता है। व्यापारियों और नागरिक समूहों की भागीदारी इसमें होती है। शुरुआत आर्थिक मांगों से हुई थी। इस पूरे संगठन की बिजली और आटे के दाम मुद्दे बने थे, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बिजली के दाम बहुत बढ़ा दिए गए थे। कई जिलों में राजनीतिक मांगें इसके साथ में फिर बाद में जुड़ती चली गईं। वर्तमान आंदोलन का जो प्रमुख चेहरा है, जो इस समय गोलीबारी हिंसा देखी जा रही है, वो जैक के ही कारण है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये स्थितियां बनी है, आप समझ सकते हैं कि आटा, बिजली, पानी, इन चीजों को लेकर के अगर कोई देश या किसी देश में कब्जा किया हुआ ही सही इलाका, वहां रहने वाले लोग उस देश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरें, तो वहां के लोगों की क्या स्थिति होगी, कैसे जहन्नुम बना करके उस पूरे इलाके को रखा गया होगा, कितनी जुल्म और ज्यादती उन लोगों पर हो रही होगी। ये शायद भारत के उन लोगों को भी समझना होगा जिन्हें आजादी चाहिए, जो जब देखो तब नारे लगा देते हैं, हमें चाहिए आजादी, किसी दिन आजाद हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे ही थे जो बांग्लादेश के सीमा पर चले आए थे, उधर वो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश है। कल मतलब भर का पीतल पैर में डाला बीएसएफ ने और उसके बाद भाग खड़े हुए। इनकी औकात इतनी ही है। अब केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आप देख रहे हैं, उतना ही बड़ा मामला यहां ही तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में भी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर लोगों ने पाकिस्तानी अधिकारियों के जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई है। आसिम मुनीर के पोस्टर पर जूते मारे गए हैं। आप देखिए, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, आसिम मुनीर इसका नाम है, आसिफ मुनीर इसका नाम है, और इसके ऊपर जूते मारे जा रहे हैं। लोग बाकायदा हाथ में माइक लिए हुए हैं और बुला रहे हैं लोगों को और कह रहे हैं कि मारो। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो ब्रिटेन तक दिख रहा है, और ब्रिटेन से जूते खा रहे हैं फिलहाल आसिम मुनीर। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप को तुर्रम खां बताने वाला ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध रुकवाने वाले उस देश के सेनाध्यक्ष का क्या हाल है। ब्रिटेन में जूते पड़ रहे हैं उसकी तस्वीर पे। काम ही वो ऐसा करता है। मदरसे का पढ़ा है, मदरसा छाप, सेनाध्यक्ष बनेगा तो क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। खुद जूते खाएगा, निर्दोषों को, अपने ही देश में जो लोग उसके वहां पर रह रहे हैं उनको भी अपनी गोलियों का शिकार बनाएगा, और नतीजा सबके सामने। अपने देश में मार खाए सो खाए, ब्रिटेन तक में मार खा रहा है जूते से। पीओके और हिंसा का नाता नया नहीं है। देश की आजादी के बाद से ही पीओके में किसी न किसी मुद्दे को लेकर हिंसा होती रही है, चाहे वो पीओके के लिए सुशासन की मांग हो या अनुच्छेद 370। यह भी आपको समझना होगा, 370 लगी इधर थी भारत में, हटी तो भी आफत पीओके को, और नहीं हटी थी तो भी पीओके परेशान था।
2010 में सुशासन की मांग को लेकर के पीओके में प्रदर्शन हुआ। 2016 में कश्मीर की घटनाओं पर विरोध मार्च निकाला गया, जब ये पीओके, ये धारा 370 के पूरी कार्रवाई चल रही थी। 2019 में अनुच्छेद 370 के बाद प्रदर्शन हुए, जब 370 हटा दी गई। 2020 लॉकडाउन और बेरोजगारी पर नारेबाजी हुई, नाराजगी जताई गई और वहां पर जबरदस्त हिंसा हुई लॉकडाउन के माहौल में। 2021 में महंगाई के खिलाफ स्थानीय आंदोलन हुआ है। 2022 में बिजली संकट की वजह से जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा है और 2023 में टैक्स और बिलों पर विरोध जताने के लिए पीओके में हिंसा हुई। 24 में आटा और बिजली के साथ साथ जो महंगाई बढ़ी उस पर आंदोलन हुआ। 2024 में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुई जिसमें कई लोगों की जान भी गई। 2024 में ही मुजफ्फराबाद में चक्का जाम और बंद की कॉल की गई जिसमें हिंसा हुई। 2025 में सुशासन की मांग पर हिंसा हुई, कई मौतें हुई, इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी और अब 2026 में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में खूनी झड़प है। 11 मौतों से बड़ा तनाव बना हुआ है पूरे इलाके में। पीओके में मौजूदा संकट अचानक पैदा नहीं हुआ, इसकी शुरुआत 2023 में ही हो गई थी। 2026 में वही आंदोलन राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की लड़ाई के रूप में सामने आ रहा है जिसने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर राजनीतिक संवाद बहाल नहीं हुआ तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। एक ओर सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी अपने मुद्दों पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आगामी चुनाव, आरक्षित सीटों का विवाद और लगातार जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है और इस संकट को जटिल बना रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या पीओके एक बार फिर लंबे राजनीतिक टकराव और हिंसा के दौर में प्रवेश कर जाएगा। तो ये स्थिति है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। अब सवाल यह है कि जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास है, हिंदुस्तान के पास है, इस राष्ट्र के पास है, ये जो टुकड़ा है इसमें जो अपना जम्मू कश्मीर है ऊपर, उसका क्या हाल है, ये भी हमें समझना होगा। और अच्छी खबर आ रही है, 11,578 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ से बर्फ से ढके हुए पहाड़ और धरती के नीचे इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा जिसने इतिहास रच दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल की खुदाई पूरी हो चुकी। टनल के बीच मौजूद आखिरी 2.5 मीटर चट्टान को भी ब्लास्ट के जरिए हटा दिया गया और इसी के साथ सुरंग के दोनों छोर आपस में जुड़ गए। 13.15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी 2 वे टनल मानी जा रही है जो हर मौसम में कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क बनाए रखेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास का सुनहरा दिन बताया है। लेकिन सवाल सिर्फ एक टनल का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर जोजिला टनल भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और मोदी सरकार के दौरान देश में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया गया है। इस बात को हमारे और आपके लिए समझना जरूरी है, लेकिन उससे पहले इस टनल को आप देखिए कि किस तरीके से यह टनल है। 13.15 किलोमीटर लंबी यह टनल जो शेष भारत से लद्दाख को सीधे कनेक्ट करेगी और एक टनल से लोग जाएंगे और दूसरी टनल से वापस लौटेंगे। 2 वे टनल है। इस तरीके से, जैसे अभी हम क्या देखते हैं, सड़क पर एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, बीच में डिवाइडर होता है, तो यहां तो ऐसा हो नहीं सकता। तो टनल ही है, एक जाने की है, दूसरी आने की है। इस तरीके की ये टनल बनाई गई है। तस्वीरें आपको काफी कुछ समझाने के लिए मदद में आएंगी। अब जोजिला टनल सिर्फ एक सुरंग नहीं है, बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से गेम चेंजर परियोजना है। इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो अब स्क्रीन से नजर मत हटाइए। 13.15 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी रोड टनल है ये। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यह आपस में जोड़ेगी। जम्मू कश्मीर कह लीजिए, शेष भारत कह लीजिए। 11,578 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया है।
यह भारत की इंजीनियरिंग का कारनामा है। करीब 6,500 करोड़ रुपए इसे बनाने में खर्च आया है। 9.5 मीटर चौड़ी और 7.57 मीटर ऊंची है यह टनल। ऊपर पहाड़ मौजूद है। सफर 90 मिनट से घटकर सिर्फ 15 मिनट रह गया लद्दाख पहुंचने का। जम्मू कश्मीर से लद्दाख 15 मिनट। बालटाल से मिनीमार तक की कनेक्टिविटी इस टनल के जरिए पूरी होगी। साल भर आवाजाही संभव होगी। मौसम कैसा भी हो, बर्फ पड़ रही हो या गर्मी हो या बरसात हो, फरवरी 2028 तक इसको पूरी तरीके से चालू कर दिया जाएगा। ये इस टनल की खास बात है, यानी लद्दाख तक भारत सड़क के रास्ते सीधे पहुंच पाएगा और जो समय लगता था वो समय आमूलचूल तरीके से बदल जाएगा। 90 मिनट यानी 1.5 घंटा और 15 मिनट यानी 15 छक्का 90, 6 गुना समय जो ज्यादा लगता था उसको ये टनल कम कर रही है। टनल का निर्माण आसान नहीं था। अत्याधुनिक NATM तकनीक की मदद से पहाड़ों को चीरकर यह सुरंग बनाई गई है। इस बात को भी आप बेहतर तरीके से समझिए कि आखिर इस टनल को किस तरीके से तैयार किया गया। 2020 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। मील को इस निर्माण कार्य का जिम्मा सौंपा गया था। NATM तकनीक का इस टनल को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। 5 बड़े एवेलॉन्च का भी इस टनल ने बनते बनते सामना किया है। 172 मजदूरों का बीच में रेस्क्यू भी करना पड़ा जब एवेलॉन्च आए। 80% से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। निर्धारित समय से 6 महीना आगे चल रहा है इस टनल के निर्माण का काम। जोजिला टनल का सबसे बड़ा फायदा लद्दाख के लोगों और भारतीय सेना को मिलने जा रहा है। यह किस तरीके से संभव होगा, इसको भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सेना, खासतौर से जिस तरीके की कवायद सेना के ऊपर चीन भी लगता है, तो उस लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी सेना किस तरीके से इस टनल का उपयोग करेगी। साल भर सड़क से संपर्क बना रहेगा। बर्फबारी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी लद्दाख तक पहुंचने में। इसके बाद जो सेना की तैनाती है उसमें भी तेजी आएगी। कोई कंपनी भेजनी है, किसी को वापस बुलाना है, वो सारी चीजें भी बेहतर होंगी। और अगर कोई आपदा आती है तो भी राहत कार्यों में तेजी हमें देखने को मिलेगी। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब जो लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर तक जाते थे वो आगे लद्दाख तक भी जा पाएंगे। इसका एक फायदा ये भी है, स्थानीय व्यापार को भी मजबूती मिलेगी। सामान एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान हो जाएगा। लद्दाख की अर्थव्यवस्था इस टनल के बनने से ज्यादा मजबूत होगी और साल भर लोगों की आवाजाही हमें देखने को मिलती रहेगी। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं है। पिछले 1 दशक में भारत ने सुरंगों, एक्सप्रेसवे, रेलवे और पुलों का विशाल नेटवर्क खड़ा किया है। आपको यह भी हम बताते हैं कि पिछले कुछ समय में मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम परियोजनाएं कौन कौन सी पूरी की हैं। अटल टनल रोहतांग में है, 9.02 किलोमीटर की यह टनल। प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जोजिला टनल, जिसे अभी हमने आपको दिखाया, 13.15 किलोमीटर की ये टनल है। जेड मोड टनल कश्मीर में ही बनी है और ये भी अपनी तरह से काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में तैयार की है, मोदी सरकार के कार्यकाल में ही पूरी हुई है। सिलक्यारा बड़कोट टनल परियोजना, ये परियोजना भी हमारी इंजीनियरिंग की बेहतरीन निशानी है। चेनानी नशारी टनल और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल टनल, ये भी रेल डिपार्टमेंट, रेलवे के लिए बड़ा एक माइलस्टोन है। बुलेट ट्रेन टनल का जो नेटवर्क है उसका निर्माण कार्य अभी जारी है। जोजिला टनल की ब्रेक थ्रू केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि ही नहीं है, बल्कि ये बदलते भारत की तस्वीर है जो पहाड़ों को चुनौती देकर नए रास्ते बना रहा है। जिस दर्रे को कभी बर्फ महीनों तक बंद कर देती थी, अब वहां साल भर आवाजाही संभव होगी। लद्दाख के लिए यह जीवन रेखा साबित हो सकती है और सेना के लिए रणनीतिक ताकत। देश भर में बन रहे एक्सप्रेसवे, सुरंगें, पुल, रेलवे कॉरिडोर ये संकेत दे रहे हैं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है
और जोजिला टनल उसी बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभर रही है। तो आप अब जब जम्मू कश्मीर जाएं तो आने वाले दिनों में आपके लिए मौका रहेगा कि इस टनल को न सिर्फ देखना अपने आप में खूबसूरत है, बल्कि इस टनल के जरिए लद्दाख तक की जो यात्रा है वो भी आपको एक अलग आनंद प्रदान करेगी। और भारतीय सेना के गुजरते हुए कारवां जो कभी इतनी बर्फ को पार करते हुए पहुंचते थे, अब सिर्फ 15 मिनट में पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ आज हम आपको छोड़े जा रहे हैं ताकि होता रहे राष्ट्र का वंदन, वंदे राष्ट्र।